Guys, please subscribe IS with Ojang sir and please press the bell icon to never miss an update. Hello friends, this is Shashank Tyagi. I hope all of you are doing fine. It's been some time. काफ़ी टाइम बाद इस वीडियो के माध्यम से हम मिल रहे हैं। आज की वीडियो का जो पर्पस है वो है कि यहाँ पर हम कुछ की टर्म्स जो कि आपकी पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में काम आती हैं उनके बारे में बात करेंगे। साथ में यही वो की टर्म्स हैं जो आप जीएस पेपर 2 ऐसे आर्टिकल जगह जगह आपको ये वर्ड्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, कम्युनलिज्म, टेररिज्म एंड आइडियलिज्म। तो बेसिकली हियर in our next video, subsequent videos, we will be going to discuss six terminologies in a very simpler manner, very lucid manner, so that आप यहाँ से समझने के बाद जब भी कोई भी आर्टिकल पढ़ेंगे तो एक्चुअल में आप उसके जस्ट को पकड़ लेंगे कि ये एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा है। कई बार होता क्या है कि आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और उसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज़ का एक्चुअल मतलब क्या है वो नहीं पकड़ पाते, तो वो सुपरफिशियल रीडिंग कहलाती है। तो जितना फ़ायदा उस टाइम में आप उससे निकाल सकते थे उतना नहीं मिल पाता। तो इस वीडियो सीरीज़ से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो वर्ड है दैट इज़ कैपिटलिज्म। हिंदी में इसको हम कहते हैं पूंजीवाद। आप लोगों ने सुना भी होगा पहले कभी। देखिए कैपिटलिज्म का मतलब क्या है आसान भाषा में। कैपिटलिज्म वर्ड बना है किससे? कैपिटल से। और दूसरा यहां पर वर्ड क्या है? इज्म। देखिए जहां पर भी वर्ड इज्म होगा, जैसे यहां पर देखिए इज्म 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 इज्म, सब में इज्म। हिंदी में इसको कहते हैं पूंजीवाद। तो जहां पर भी किसी भी वर्ड के पीछे वाद लगा होगा तो इसका मतलब होता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, यानी कि हम किसी विचारधारा की बात कर रहे हैं और लोग उस विचारधारा को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर ये कैपिटलिज्म क्या है? एक विचारधारा। इट इज़ एन आइडियोलॉजी ऑन विच अ पर्टिकुलर इकोनॉमिक सिस्टम वर्क। ये ऐसी एक आइडियोलॉजी है, ऐसी विचारधारा है जिस पर एक पूरी आर्थिक प्रणाली चलती है। तो देखिए यहाँ पर वर्ड कैपिटल है। कैपिटल का मतलब होता है पैसे से, संपत्ति से, मनी या वेल्थ, रिसोर्सेस। तो कैपिटलिज्म वाले सिस्टम में होता क्या है कि जो प्रॉपर्टी है वो प्राइवेट होती है, यानी कि संपत्ति निजी होती है। अब आप में से कई लोग सोचेंगे संपत्ति निजी होती है, इसका क्या मतलब है? देखिए जो आपकी प्रॉपर्टी है, पहली बात तो प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? बेसिक प्रॉपर्टी। अगर मैं आपसे पूछूं प्रॉपर्टी का मतलब क्या है तो आप क्या बताएंगे? जनरली जैसी मैं प्रॉपर्टी आपसे पूछ रहा हूं तो आपके दिमाग में मुझे लगता है आ रहा होगा सम योर होम, योर लैंड और समथिंग। उसी को हम क्या समझते हैं? प्रॉपर्टी। लेकिन देखिए प्रॉपर्टी का जो एक्चुअल मीनिंग है वो है कि एनीथिंग विच कैन बी क्लेम्ड बाय यू, एनीथिंग विच कैन बी क्लेम्ड बाय यू एंड हैविंग सम इकोनॉमिक वैल्यू, यानी कि जिस पर आपका अधिकार है और अगर आप उसको बेचते हैं तो उससे कुछ पैसा आपको मिल जाएगा। उसको हम क्या कहेंगे? आपकी प्रॉपर्टी, जिसको आप क्लेम कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी शब्द आपको समझ में आ गया। अब देखिए प्रॉपर्टी भी दो तरह की हो सकती है अगर हम जनरली कैटेगराइज करें। एक होती है पब्लिक प्रॉपर्टी, एक होती है प्राइवेट प्रॉपर्टी। पब्लिक प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पर उसका मतलब है सरकारी संपत्ति, और प्राइवेट प्रॉपर्टी का मतलब जिस पर किसी एक व्यक्ति, एक संस्था, उनका अधिकार हो। जैसे आपका घर जो है वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है? ऑब्वियसली प्राइवेट प्रॉपर्टी है, कोई सरकार का घर थोड़ी ना है वो। लेकिन अगर हम आसपास से डीएम ऑफिस की बात करें, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जो ऑफिस की बिल्डिंग है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है? पब्लिक प्रॉपर्टी है। आज वो डीएम है, कल को कोई और डीएम बनेगा, वहाँ पर स्टाफ काम करता है, किसका? गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। यहाँ पर कैपिटलिज्म में होता क्या है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी, वेल्थ एक्यूमुलेशन, इससे संबंधित अधिकार सुनिश्चित किए जाते हैं, यानी कि वहाँ पर कुछ लोग बिजनेस करेंगे और वो अपनी संपत्ति को बढ़ाने का अधिकार रखते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? उस एक सिस्टम का, ये एक इस कैपिटलिज्म वाले सिस्टम का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है।
साथ में कैपिटलिज्म वाले सिस्टम में और भी चीज़ें होती हैं, जैसे एक वर्ड है फ्री मार्केट। फ्री मार्केट का मतलब होता है कि जो बाज़ार है, फ्री मार्केट का मतलब ये नहीं है कि ऐसी मार्केट जहाँ सब कुछ फ्री में मिल रहा है। फ्री मार्केट का यहाँ पर मतलब है कि वहाँ पर कोई भी कंपनी आ सकती है और अपने प्रोडक्ट्स बनाकर बेच सकती है। मींस वहाँ पर मिनिमम रेस्ट्रिक्शन होती हैं और जो प्राइस डिसाइडिंग पावर है वो मार्केट फोर्सेस के पास रहती हैं, यानी सरकार की दखलंदाजी लगभग ना के बराबर है। यानी कि कंपनी देखेगी कि कितनी डिमांड है, अगर डिमांड ज़्यादा होती है और हमारे पास सामान कम होता है तो भाव बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं? बढ़ते हैं। तो कहने का मतलब है कैपिटलिज्म वाले सिस्टम में प्राइवेट प्रॉपर्टी के राइट्स होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी प्रॉपर्टी बढ़ा सकते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हैं। मार्केट जो है फ्री मार्केट है, यानी कि गवर्नमेंट का दखलंदाजी लगभग ना के बराबर होती है। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? कैपिटलिस्टिक सिस्टम कहते हैं। और जो इस विचारधारा, इस आइडियोलॉजी को अगर हम नाम देना चाहें तो वो क्या है? कैपिटलिज्म है। क्लियर है आपको बात? कीवर्ड ध्यान में रखिएगा, पूंजीवाद, हिंदी में पूंजीवाद कहते हैं, पूंजी, कैपिटल, इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्राइवेट प्रॉपर्टी, इससे आपको दिमाग में बैठ जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, वो है कम्युनिज्म। देखिए हिंदी में इसको हम कहते हैं साम्यवाद। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये कम्युनिज्म क्या है, ये सोशलिज्म क्या है। सर कम्युनिज्म सोशलिज्म आपने लिखा हो, एक और वर्ड हम सुनते हैं मार्क्सिज्म, और कई लोग सोचते हैं ये मार्क्सिज्म और कम्युनिज्म एक ही है या अलग अलग है। होती है कि नहीं ऐसे डाउट्स? होते हैं। तो देखिए पहले मैं आपको बता दूं वर्ड कम्युनिज्म है क्या। देखिए कम्युनिज्म में लास्ट में वर्ड है इज्म और यहाँ पर क्या है? कम्यून। और ये कम्यून वर्ड बना है कम्युनिटी से, समूह से। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि देखिए कम्युनिज्म, मार्क्स का जो कम्युनिज्म है वो भी अभी आपको बताऊंगा, लेकिन कम्युनिज्म ज़्यादातर लोग मार्क्स से जोड़ते हैं, लेकिन मार्क्स से पहले भी कम्युनिज्म की अवधारणाएं, विचार आ चुके थे। फॉर एग्जाम्पल प्लेटो। कम्युनिज्म कैपिटलिज्म का जस्ट अपोजिट है। यहां पर हमने प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात करी थी, कम्युनिज्म में प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात नहीं करते। यानी कि यहां पर संपत्ति किसकी है? स्टेट की है, स्टेट की है। यानी कि आसान भाषा में आप समझिए कि जहां पर प्राइवेट प्रॉपर्टी के राइट्स ना हो, स्टेट यानी कि जो पूरा सिस्टम है उसी के पास सारी की सारी प्रॉपर्टी का अधिकार हो, लोगों को उसकी ज़रूरतों के अनुसार, काबिलियत के अनुसार जो रिसोर्सेज हैं वो बांट दिए जाएं, उसको हम क्या कहते हैं? कम्युनिज्म कहते हैं। इसके बारे में आपको एक कहानी की तरह समझा देता हूँ जिससे दिमाग में बैठ जाएगा आपके सारे वर्ड्स। देखिए एक्चुअल में कम्युनिज्म की जो अवधारणा है काफ़ी पुरानी है। एंशिएंट ग्रीस में भी प्लेटो ने इस पर कहा था। उन्होंने कहा था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है, जो रूलिंग क्लास है, उसको अगर आप प्राइवेट प्रॉपर्टी के अधिकार देंगे, कैपिटलिज्म वाले अधिकार देंगे, तो इससे करप्शन हो सकता है। भाई अगर आप आईएएस ऑफिसर की बात करें, पॉलिटिशियंस की बात करें, तो वो हमारे यहाँ पर रूल बनाते हैं, रूल को इम्प्लीमेंट कराते हैं, तो देश की इंपॉर्टेंट पोजीशन है कि नहीं है? इंपॉर्टेंट पोजीशन है। अब ऐसे में उनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी के राइट्स हैं कि नहीं है? हैं। अब क्योंकि उनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी के राइट्स हैं, तो अब इस बात को एंशिएंट ग्रीस में प्लेटो ने इस तरीके से ऑब्जर्व करा। उसने कहा कि अगर ये शासन चलाने वाले लोगों को आपने प्राइवेट प्रॉपर्टी के अधिकार दिए तो ये क्या करेंगे? भ्रष्टाचार कर सकते हैं। भ्रष्टाचार हम ये नहीं कह रहे कि हर कोई करेगा, लेकिन जब अवेलेबल है तो ज़्यादातर लोग कर लेते हैं। तो उस टाइम पर उसने देखा ये एक समस्या है, जिसकी कारण वो जहाँ पर रहते थे एथेंस में, उसका जो ढांचा है, जो प्रशासन है, वो वीक हो गया है। भाई जब प्राइवेट प्रॉपर्टी के अधिकार है तो करप्शन करेंगे और अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाएंगे। ये प्लॉट ले लिया, ये घर ले लिया, जेवरात ले लिए, तो प्रॉपर्टी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? बढ़। और क्यों बढ़ पा रही है? क्योंकि आपके पास प्रॉपर्टी बढ़ाने के अधिकार है। प्लेटो ने उस टाइम पर कहा कि हम कम्युनिज्म लाना चाहेंगे, कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी फॉर रूलिंग क्लास और गार्जियन क्लास। रूलिंग क्लास मतलब जो शासन चला रहे, गार्जियन मतलब जो सिक्योरिटी कर रहे हैं, क्योंकि यही वो तबका है जो शासन प्रशासन से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर वो दूसरों से काम करने के बदले क्या लेते हैं? पैसा लेते हैं और अपनी संपत्ति बढ़ाते हैं। प्लेटो ने कहा ऐसा करो, इनको निजी संपत्ति के अधिकार, प्राइवेट प्रॉपर्टी के अधिकार दो ही मत।
यानी कि ये अपने नाम पर प्रॉपर्टी रख ही नहीं सकते, यानी कि इनके नाम पर कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है? फिर क्या ये सड़क पे रहेंगे? नहीं, इसका मतलब है कि इनकी प्रॉपर्टी की नीड्स जो हैं उसकी जिम्मेदारी सरकार की है। आप जिस लेवल के अधिकारी हैं, जिस लेवल का आप काम कर रहे हैं, तो आपको ज़िंदगी भर रहने के लिए जो भी आपको प्रॉपर्टी की ज़रूरत है आपके काम के अनुसार वो सरकार देगी, आप टेंशन ना लीजिए। तो मुझे बताइए, जब वो बंदा अपने नाम पर प्रॉपर्टी बना ही नहीं सकता, कोई रख ही नहीं सकता, तो अब भ्रष्टाचार के चांसेस जो हैं वो कम है ज़्यादा हैं? ऑब्वियसली कम हो जाएंगे, क्योंकि अब वो खरीद ही नहीं सकता, उसके नाम पर कुछ खरीदा ही नहीं जा सकता, ना रिश्तेदारों के नाम पर, ना उसके नाम पर, किसी भी रिलेटिव के नाम पर नहीं हो सकता, उनके से तो राइट्स ही ले लिए। तो ऐसे में क्या होगा? भ्रष्टाचार कुछ कम होगा। ये किसने बात की थी? प्लेटो ने। लेटर स्टेजेस में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण बढ़ रहा था, तो एक टाइम ऐसा भी था कि अगर कोई व्यक्ति अपनी इंडस्ट्री लगा रहा है तो उसको लेबर लॉज, श्रम कानून जैसी कोई चीज़ फॉलो नहीं करनी पड़ रही। तो ऐसे में जो उसने मजदूर रखा है उससे वो 17-17 घंटे काम करा रहा है, और सैलरी कितनी दे रहा है? वेजेस, मजदूरी कितनी दे रहा है? इतनी कि बस आज ही काम चला ले, कल का काम ना चल जाए, क्योंकि कल का काम चलने लायक अगर इसको दे दिया तो हो सकता है कल ये ना आए। तो इस तरीके से वहाँ पर शोषण था। तो ये सब शोषण देखा उस जमाने के एक विचारक कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने कुछ आर्टिकल्स लिखे जो बाद में जाके एक संग्रहित होकर एक बुक बन गए। उस बुक का नाम है दास कैपिटल, बहुत ही मशहूर बुक है। तो ऐसे में मार्क्स ने कहा कि यहाँ पर क्या है? क्लास डिफरेंशिएशन है। ध्यान रखिएगा, अभी जो मैं आपको पूरी स्टोरी लाइन बता रहा हूँ उससे आपको सोशलिज्म, कम्युनिज्म बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मार्क्स के अनुसार क्या था सोशलिज्म, कम्युनिज्म? मार्क्स ने कहा कि देखो उस टाइम पर क्या है? कैपिटलिज्म है। उस टाइम पर क्या था? कैपिटलिज्म मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट अपने रिसोर्सेज को एक्युमुलेट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को बढ़ा सकते हैं, अपनी मनमर्जी से जो सामान बेचना है उसका रेट डिसाइड कर सकते हैं, सैलरी खुद डिसाइड कर सकते हैं कितनी देनी है। तो ये फ्री एक तरीके से क्या है? वो पूंजीपति है। तो ऐसे में मार्क्स ने देखा इसका शोषण हो रहा है, और इस कारण हो क्या रहा है? कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर बनते जा रहे हैं और कुछ लोग गरीब होते जा रहे हैं, क्योंकि वो मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन इतना ही मिल रहा है कि घर चला सकते हैं। और कुछ लोग उनकी मेहनत के बाद जो पैसा आ रहा है वो मैक्सिमम वो एक्युमुलेट कर रहे हैं, क्योंकि रूल कौन बनाएगा? जिसके पास पैसा आ रहा है, मालिक बना रहे हो। तो ऐसे मार्क्स ने कहा कि इससे होगा क्या? एक कंडीशन आएगी, हैव्स जिनके पास बहुत कुछ है और हैव नॉट्स जिनके पास कुछ नहीं। तो अगर ऐसा चलता रहा तो आपको नहीं लगता कि एक दिन रिवॉल्यूशन होगा, क्रांति होगी? क्योंकि कब तक शोषण झेलेंगे? मार्क्स ने यही बात कही कि एक दिन शोषण से परेशान जनता जो होगी, जो वर्कर वर्ग होगा, वो उठ खड़ा होगा और इस कैपिटलिज्म वाले लोगों को खत्म कर देगा, और इन सब की जो प्रॉपर्टी होगी वो स्टेट के पास होगी, और स्टेट जो है सबको उतना देगी जितने की उनको आवश्यकता है। स्टेट के पास सब कुछ रहेगा। यानी कि स्टेट का यहाँ पर मतलब क्या है? गवर्नमेंट से। और वो गवर्नमेंट कौन लाया है? उस रिवॉल्यूशन के बाद वो वर्कर्स लाए हैं। तो इस स्टेज में गवर्नमेंट इंश्योर कर रही है कि भाई किसी के साथ शोषण ना हो, सभी को उसकी आवश्यकता के अनुसार जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाए। तो इसको हम कहते हैं सोशलिज्म। सोशल और इज्म, समाजवाद। लेकिन मार्क्स ने एक और बात कही। मार्क्स ने कहा इसके बाद जो फाइनल स्टेज होगी वो कम्युनिज्म होगी। मार्क्स ने कहा फिर इसके बाद एक ऐसा टाइम आएगा कि लोग जो हैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति जब उनकी सरकार इंश्योर कर रही है, तो उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि लोग खुद ही गवर्न करने लग जाएंगे। इस आइडिया को बहुत ही हाइपोथेटिकल, ये यूटोपियन आइडिया कहा जाता है, जो कभी प्रैक्टिकली पॉसिबल हो ही नहीं पाया। आप खुद ही सोचिए कैसे पॉसिबल होगा। मार्क्स ने ऐसा कहा कि देखिए एक टाइम ऐसा आएगा कि जब लोग खुद ही अपने आप को गवर्न करने लग जाएंगे और गवर्नमेंट की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, और सब अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति खुद ही करते रहेंगे विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट। सारे रिसोर्सेज सबको बराबर तरीके से अवेलेबल होंगे। उसको, उस स्टेज को उन्होंने अल्टीमेट स्टेज कहा, उसको हमने कम्युनिज्म कहा। अब कई सारी सरकारें बनी कम्युनिज्म के नाम पर, लेकिन वो कम्युनिज्म के करीब कर पाई,
एग्जैक्ट कम्युनिज्म नहीं कर पाए, एग्जैक्ट कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी जो है उसको फॉलो नहीं कर पाए। तो आपको आसान भाषा में क्या रखना है भाई, कम्युनिज्म जो है उसमें क्या है, वो अल्टीमेट स्टेज है। अल्टीमेट स्टेज क्या है कि यहाँ पर सब में सब कुछ बराबर बटा हुआ है आवश्यकता जरूरतों के अनुसार, और स्टेट का भी रोल बेयर मिनिमम में स्टेट को भी जरूरत नहीं है। जबकि सोशलिज्म में क्या होता है, सोशलिज्म में स्टेट होती है, स्टेट का एक डोमिनेंट रोल होता है। यहाँ पर रिसोर्सेस, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन, प्राइस, सब पर कंट्रोल किसका होता है, स्टेट का होता है। क्यों होता है, क्योंकि स्टेट वेलफेयर के लिए काम करती है, स्टेट प्रॉफिट बनाने के लिए काम नहीं करती, उसका मेन फोकस प्रॉफिट नहीं होता। तो जहाँ पर स्टेट आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है, जितना हो सकता है अपने तरीके से आपको सुविधाएं दे रही है, उस स्टेज को हम क्या कहते हैं, सोशलिज्म कहते हैं। तो जो जर्नी थी वो ये थी मार्क्स के अनुसार कि पहले कैपिटलिज्म एग्जिस्ट कर रहा था, दोनों में बहुत ज़्यादा भेदभाव हो जाएगा, हैव्स हैव नॉट्स, क्रांति होगी, क्रांति के बाद क्या होगा, सोशलिज्म आ जाएगा। क्यों, कैपिटलिस्ट वर्क को ख़त्म किया जाएगा, और उसके बाद जो वर्कर्स होंगे वो एक स्टेट गवर्नमेंट बनाएंगे, और गवर्नमेंट किस पर काम करेगी, सोशलिज्म पर काम करेगी। उसके बाद अल्टीमेट स्टेज क्या होगी, जहाँ पर स्टेट भी नहीं एग्जिस्ट करेगी, उसको उन्होंने क्या कहा, कम्युनिज्म। इसको कहा जाता है मार्क्स का कम्युनिज्म। क्लियर है आपको। इसके बाद वर्ड है कम्युनलिज्म। देखिए कम्युनिज्म अलग है और कम्युनलिज्म अलग है। कम्युनलिज्म क्या होता है, देखिए कम्युनलिज्म का मतलब होता है जब किसी विचारधारा को अपनी आइडेंटिटी से जोड़कर आप उसी को प्राइमेसी दे रहे हैं, और कई बार अपनी आइडेंटिटी को बढ़ाने के चक्कर में आप दूसरों की आइडेंटिटी को डिमिनिश कर रहे हैं। सीधी भाषा में आपको बताऊं, कई बार होता क्या, एग्जांपल ले लीजिए आप, भाई हिंदू और मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट आपने इतिहास में पढ़ा, आपने पढ़ा कि कैसे ब्रिटिशर्स ने कम्युनलिज्म का प्रयोग करके भारत में जो समाज हिंदू मुस्लिम सब मिलकर रह रहे थे उनमें बीज बोए, किसके, नफरत के। तो यानी कि यहाँ पर हिंदू जो है वो अपने हिंदू होने को अपनी प्राइम आइडेंटिटी मान रहा है, और मुस्लिम जो है वो मुस्लिम होने को अपनी प्राइम आइडेंटिटी मान रहा है, और इस कारण वो एक दूसरे में लगे हुए हैं कि किसकी आइडेंटिटी सुपीरियर है। तो इस आइडियोलॉजी को हम क्या कहते हैं, कम्युनलिज्म कहते हैं। क्लियर है बात आपको। आसान भाषा में समझा रहा हूँ आपको, डिटेल में वी कैन गो फर्दर डीप, बट दैट वी कैन टैकल इन लेक्चर। इस सीरीज का पर्पस है कि आपको ग्रिप बन जाए। टेररिज्म, देखिए यहाँ पर वर्ड है टेरर, और इज्म मतलब आइडियोलॉजी। टेरर का मतलब क्या होता है, आतंक, आतंकवाद की बात कर रहे हैं। टेररिज्म का मतलब होता है ऐसे कुछ लोग, ऐसी विचारधारा जो बिलीव करती है कि अगर आप शांति भंग कर रहे हैं, कोई स्थिर समाज है उसमें शांति भंग कर रहे हैं, चाहे वायलेंस कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, बम धमाके कर रहे हैं, वैमनस्य फैला रहे हैं, तो कहने का मतलब अगर आप शांति को बिगाड़ कर और सोच रहे हैं कि मैं अपना एक ऑब्जेक्टिव अचीव कर लूँ, इसको हम क्या कहते हैं, आतंकवाद। भाई आपने जम्मू कश्मीर और भारत के अन्य इलाकों में जो आतंकवादी गिरोह की जो अटैक के बारे में सुनते हैं, तो अटैक होता है, अटैक का मतलब जैसे बम धमाके हुए, तो पर्पस क्या है उनका। जैसे पुलवामा में आपने, हम सब ने देखा, जिसमें हमारे कई जवान शहीद हो गए, तो उसका पर्पस क्या बताते हैं लोग, वो लोग क्या कहते हैं, वो लोग कहते हैं कि हम ये अटैक इसलिए कर रहे हैं जिससे आप हमारी मांगों को पूरी करें। तो जो इस तरीके का उपयोग करते हैं अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए, उनको हम क्या कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं, और इनकी विचारधारा को हम क्या कहते हैं, आतंकवाद कहते हैं। नेक्स्ट है आइडियलिज्म। आइडियलिज्म आदर्शवाद। देखिए आइडियलिज्म का मतलब होता है जब हम ऐसे विचार में बिलीव करते हैं जो बताता है कि एक्चुअल में स्थिति क्या होनी चाहिए, व्हाट सिचुएशन ऑट टू बी। देखिए अभी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपके सामने लाऊंगा रियलिज्म को। यहाँ पर आइडियलिज्म समझा कर जा रहा हूँ, फिर उससे रिलेट करिएगा आप नेक्स्ट टाइम में। आइडियलिज्म का मतलब होता है आदर्शवाद। आदर्श का मतलब क्या होता है, जिसको आप लुकअप करते हैं कि यस वी शुड बी लाइक दिस, और हमारी समाज इस तरीके से होना चाहिए, हमारा जीवन इस तरीके से होना चाहिए। तो आप क्या बात कर रहे हैं, क्या आप ये बात कर रहे हैं कि हमारा जीवन कैसा है, नहीं, आप क्या बात कर रहे हैं, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। तो जो जैसा होना चाहिए, जिसको आप बिल्कुल करेक्ट मानते हैं, ऑप्टिमल मानते हैं,
उसको हम क्या कहते हैं, उस विचारधारा को हम क्या मानते हैं, आइडियलिज्म मानते हैं। जैसे गांधी जी ने अपने जीवन में आदर्शवादी कहा जाता है उनको। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने जो बातें रखी वो बातें क्या थी कि जैसा हमको बनना चाहिए। और जबकि रियलिज्म क्या होता है, रियलिज्म बात करता है जैसा होना चाहिए उसे छोड़ो, पहले ये बात करो कैसे हैं, और जो हैं उन्हीं फैक्ट्स का उपयोग करके अपना काम करो, वो होता है रियलिज्म। जैसे कि हम सुकरात के बारे में पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस में, उनको क्या कहा जाता है, आइडियलिस्ट कहा जाता है, क्योंकि वो बात क्या करते हैं कि समाज कैसा होना चाहिए, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। प्लेटो के बारे में क्या बात करते हैं कि भाई वो आइडियलिस्ट हैं, क्योंकि वो भी बात करते हैं कि कैसा हमारा जीवन होना चाहिए, कैसा हमारी शिक्षा होनी चाहिए। जबकि मैकियावेली के बारे में हम क्या कहते हैं, ही इज़ अ रियलिस्ट थिंकर, यानी कि वो बात करते हैं वास्तविकता की। वो कहते हैं, जहाँ पर सुकरात क्या कहते हैं कि मैन बाय नेचर इज गुड, मानव वास्तविकता में अपने अंतःकरण से अच्छा है। जबकि मैकियावेली क्या कहता है, अच्छा बच्चा कुछ नहीं है, स्वार्थी है। और क्या कहते हैं, फिकल माइंडेडनेस, दिमाग बदलता रहता है, एहसान फरामोश है, ये भी बात कहते हैं। तो यानी कि वो क्या, उन्होंने अपने आसपास जो देखा उसके बारे में बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जो है ना उसी बातों को मानो और उस मान करना, उसमें से जो बेस्ट पॉसिबल कर सकते हो वो कर लो। जबकि आइडियलिस्ट समाज को एक दिशा देने की कोशिश करते हैं, नहीं हमें ऐसा होना है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये सभी वर्ड्स। कैसा आपको लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए पॉलिटिकल साइंस जो ऑप्शनल है बड़ा ही रोचक ऑप्शनल है, पहली बात तो, क्योंकि द डे यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन एंड आफ्टर से 1.5 मंथ यू फाइंड योर सेल्फ ट्रांसफॉर्म्ड, आप अपने विचारों में बदलाव देखेंगे। जब क्योंकि इसमें जो थिंकर्स हम पढ़ते हैं, जो आइडियाज़ हम पढ़ते हैं, उससे आपका दुनिया के बारे में पर्सपेक्टिव चेंज होता है। और अगर मैं यूपीएससी की बात करूं तो यूपीएससी में पॉलिटिकल साइंस आईआर ऑप्शनल से आपके, अगर मैं प्री की बात करूं तो प्री में अराउंड 20% क्वेश्चंस आर फ्रॉम पॉलिटी। आप सभी को पता है अगर 100 नंबर है, 100 में से 20 के आसपास क्वेश्चंस किसके होते हैं, पॉलिटी के होते हैं। कभी 18 और कभी 24-26 भी हो जाते हैं। तो पोल साइंस ऑप्शनल से आपका ये वाला एरिया कवर हो जाता है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल का पेपर जो 1 है, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल 500 नंबर, 250 पेपर 1, 250 पेपर 2, तो जो 250 नंबर का पेपर 1 है उसमें सेक्शन बी में हम पूरा इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स पढ़ते हैं और हम इंडियन नेशनल मूवमेंट भी पढ़ते हैं। तो ये पूरा आपको हेल्प कर जाता है प्री में, ओवरलैप हो जाता है सिलेबस। पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल से आपका प्री का इतने नंबर श्योर हो जाते हैं। मेंस की बात करूं तो 500 नंबर का अपना ये तो हो गया, और अगर आप सही स्ट्रेटजी से चल रहे हैं तो आप अराउंड 310+ बना सकते हैं। और अगर आप ऑप्शनल में 310 से ऊपर ला रहे हैं, इट मीन्स यू आर हैविंग वेरी गुड चांसेस कि आप ओवरऑल मेरिट में अच्छा स्कोर करें, क्योंकि पोल साइंस से आपका जीएस पेपर जो 2 है इसका भी पोर्शन कवर हो रहा है, इंडियन पॉलिटी वाला। साथ में जीएस पेपर 4 के अगर आप पास के क्वेश्चन उठाकर देखेंगे तो वहाँ पर जस्टिस से, इक्वालिटी से क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो सब हमारे यहाँ पर आपके कवर हो जाते हैं। पेपर 1 में ही आप पढ़ते हैं उन सबको। और ऐसे में बात करें तो ऐसे में पॉलिटिकल इशू से क्वेश्चन आ जाता है। और इंटरव्यू की बात करें, आप पास्ट के इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट उठाकर देखेंगे तो अराउंड 30 to 40 क्वेश्चंस इन इंटरव्यू आस्क्ड फ्रॉम व्हाट यू थिंक अबाउट योर पॉलिटिकल सराउंडिंग्स, जो इश्यूज हमारे देश में चल रहे हैं। तो इट मीन्स इट इज़ अ वेरी गुड डिसीजन इफ़ यू गो अहेड विद पॉलिटिकल साइंस एज एन ऑप्शनल। पास्ट में आपने कितने टॉपर्स को भी देखा है, टीना डाबी, अनमोल शेरगिल। तो ऐसे में आपको अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है डिसीजन मेकिंग में, स्टडीज़ में, स्केड्यूल में, बुक्स में, नोट्स में, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों आपके पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल कोर्स मैं ही लेता हूँ, तो आप जुड़ सकते हैं। जो लोग अभी बहुत दूर हैं और दिल्ली में नहीं हैं, तो आजकल वीडियोस के थ्रू सब कुछ आसान हो गया है, तो वो लोग भी टाइम स्केड्यूल के अकॉर्डिंग आप एक बार टाइम स्लॉट ले लीजिए कि मुझे सर से बात करनी है, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। चलिए फिर मिलते हैं। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।